नमस्कार बच्चों, मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब जो कि आपका अपना परिवार है, मैं स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप हमारे परिवार के एक अभिन्न अंग हैं। अभिन्न अंग मतलब समझ देना, अभिन्न का मतलब होता है जो अलग नहीं हो सकते। तो जैसे हम आपसे अलग नहीं हो सकते, ऐसे आप भी हमसे अलग नहीं हो सकते। आप हमारे अभिन्न अंग हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है ना, ऐसे आप हमारे संस्थान के, हमारे प्लेटफॉर्म के अभिन्न अंग है। तो आपका अपने ही प्लेटफॉर्म में स्वागत है और एक नई वीडियो, एक नया कंसेप्ट के साथ। आज की जो है स्टैटिक जीके का पोर्शन है। स्टैटिक जीके की एक लगातार सीरीज चलेगी आपके साथ, जब तक भी चलती रहेगी, जब तक चलाने का प्रयास करेंगे, आपको अधिकतम लाभ दें, हर एग्जाम में आपको अधिकतम लाभ हो सके, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। ठीक, आज की जो कक्षा है बच्चों, उसमें इतिहास, भौतिक विज्ञान और कुछ करंट के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या स्थिति है, क्या है। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, दिख रहा है ना? ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल दोनों में क्या कॉमन था? दोनों ही ने क्या? चंद्रगुप्त मौर्य जानते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक था, चाणक्य ने गद्दी पर बिठाया था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट, जिसका साम्राज्य काबुल, कंधार से लेकर और देखिए आप साउथ इंडिया तक, कर्नाटक तक शामिल था। इधर असम से लेकर इधर आपका गुजरात के लास्ट तक शामिल था। इतना बड़ा साम्राज्य जो इसके पास था, किसी के पास नहीं रहा है। पहला भारत का चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ये आप जानते हैं, बाकी तो हमें इतिहास नहीं पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके? जैन धर्म के। अपने जीवन काल के अंत में इन्होंने जैन धर्म अपना लिया है। आप जानते होंगे जैन धर्म एक बहुत ही पाक, शांति प्रिय, अहिंसावादी धर्म है। अभी कुछ दिन पहले घटना आप जानते होंगे, रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, जिनकी तनख्वाह शायद करोड़ों में थी। उन्होंने उद्योगपति का धंधा त्याग कर, यानी उन्होंने अपना सारा काम धंधा त्याग कर जैन धर्म स्वीकार कर लिया है। जिसको करोड़ों आमदनी जिसकी हो, अब वो जैन धर्म स्वीकार कर रहा है। इस बात का प्रतीक है बच्चों कि पैसे से, धन से शांति नहीं मिलती, शांति अध्यात्म में जाकर ही मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने जीवन काल के अंत में यही देखा कि इतना बड़ा साम्राज्य है, उसमें शांति प्राप्त नहीं हुई और इन्होंने जैन धर्म अपना लिया। और जानते हैं भद्रबाहु के साथ, जो जैन धर्म के अनुयायी थे भद्रबाहु, उनके साथ कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में कहा? श्रवणबेलगोला में जाकर अपने प्राण संलेखना विधि, यहां बोलते हैं बच्चों संथारा विधि से त्याग दिए थे। संथारा विधि है, संलेखना विधि जैन धर्म की एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर अपने प्राण त्याग देता है। जब वो संत के अंतिम दिवस होते हैं, जो जाने वाला होता है, ईश्वर को के पास जाने वाला होता है, तो उसको मालूम पड़ जाता है, वो अपने आप को एक कमरे में एकांत में बंद कर लेता है। जब वो वहां बंद करता है तो उससे न किसी बात करता, ना खाता, ना पीता, कुछ नहीं, काया क्लेश करता है और वहीं अपने प्राण त्याग देता है। संतारा विधि बोलते हैं, संलेखना विधि बोलते हैं। इस विधि से प्राण त्यागने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जैन धर्म के नहीं। खारवेल, नंदराज खारवेल कहां के थे? ये नंद राजा थे। ये नंदराज खारवेल हैं। उदयगिरी, जिन्हें बोलते हैं हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख है बच्चों। उदयगिरी उड़ीसा, कहां पड़ता है? उड़ीसा। उदयगिरी उड़ीसा में पड़ता है, वहां से इनका अभिलेख मिला है, उदयगिरी अभिलेख कहते हैं उसको। उस अभिलेख में नंदराज खारवेल का उल्लेख हुआ है। यह भी जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य भी और कौन? नंदराज खारवेल भी, दोनों ही जैन धर्म के अनुयायी थे। तो दोनों ने क्या था? जैन धर्म को अपनाया था। कलिंग पर शासन किया। कलिंग पर इसने शासन नहीं किया। कलिंग, हाँ, कलिंग को जीतने, इसके राज में तो कलिंग था,
लेकिन कलिंग पर इसका शासन भी था। देखो क्या है, दोनों ही ने, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, ये है। ग्रीकों से युद्ध किया, इसने नहीं किया। हिंदू धर्म बनवाए, कलिंग के बारे में कहा था कि कलिंग शायद चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके साम्राज्य का अंग नहीं था। अशोक ने बाद में इसकी विजय करी, या चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कलिंग शायद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, स्वतंत्र हो गया कलिंग ने। तब जाके अशोक ने अपने जीवन में एक ही बड़ा युद्ध किया था, और वो युद्ध बच्चों कलिंग का था, जिसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ। दोनों जैन धर्म के नहीं थे। खारवेल भी कौन, चंद्रगुप्त मौर्य भी। नंदराज खारवेल है, हाथी गुफा अभिलेख है, उड़ीसा से मिला है, उदयगिरी से मिला है। संतारा विधि से प्राण त्यागने वाले पहले व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य थे। कहां पर, भद्रबाहु के साथ प्रत्येक कर्नाटक में, वहां पर गए थे। बाद में जब भद्रबाहु वापस आते हैं पाटलिपुत्र, जो कि इनकी राजधानी थी, तो वहां पर आने के बाद जब आते हैं वापस पाटलिपुत्र, तो देखते हैं जो स्थूलबाहु है, कौन है, स्थूलबाहु। तो स्थूलबाहु से उनका विवाद होता है, तो भद्रबाहु और स्थूलबाहु में आपस में मनमुटाव होता है। और जैन धर्म में जो पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की पहली संगति, जैन धर्म की पहली संगति होती है, उस जैन धर्म की संगति में जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? आसान क्वेश्चन है। कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु, भी बताया मैंने आपको, भद्र के साथ कौन गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य गए थे। ये तो बौद्ध धर्म के नहीं थे। गौतमपुत्र सतकर्णी, ये तो जानते हैं आप इनके बारे में, तो ये तो वैदिक धर्म के नहीं थे, ब्राह्मण धर्म के। रुद्रदामन शक वंश के शासक थे, ठीक ना। मेनांडर, जिनको मिलिंद पन्नो भी कहते हैं, मिलिंद पन्नो जो कि नागसेन ने लिखा था, एक बौद्ध भिक्षु थे। और मेनांडर भारत पर आक्रमणकारी थे। जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो नागसेन के प्रभाव में आकर इन्होंने मिलिंद की उपाधि ली, और मिलिंद पन्नो किताब में इनका उल्लेख हुआ है। नागसेन और मेनांडर दोनों का ही संवाद उस पुस्तक में है, कैसे बौद्ध धर्म में आप प्रभावित होकर ये एक विदेशी यात्री, एक यवन यात्री कैसे बौद्ध धर्म का उन्हें बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे जो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में गए थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी, जानते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी वैदिक धर्म का पुनर्संस्थापक, वैदिक धर्म का पुनर्संस्थापक या कह लो वर्ण व्यवस्था का पुनर्संस्थापक था। सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक ही था। वैसे सातवाहन वंश का संस्थापक जो था वो सिमुख था, उनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, और जो उनकी राजकीय भाषा थी, उनकी राष्ट्रभाषा हम बोल सकते हैं, वो बच्चों प्राकृत थी। क्या थी, प्राकृत। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी, और ये एक मात सत्ता वाला समाज था इनका। इनकी माता का नाम था गौतमीपुत्र, और सतकर्णी उस राजा का नाम था। रुद्रदामन शक शासक था, शक वंश का शासक था। रुद्रदामन ने भारत में पहला जूनागढ़ अभिलेख, देखिए आप, जूनागढ़ अभिलेख, इसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, गिरनार अभिलेख। यहां पर एक सुदर्शन झील है। कौन झील है, सुदर्शन झील। इस सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इस झील का निर्माण जिसका उल्लेख उसने जूनागढ़ अभिलेख में किया है, यहां उसको बोलते हैं गिरनार अभिलेख। उसके बाद अशोक ने उस झील की मरम्मत करवाई, ठीक ना, उसका उल्लेख जूनागढ़ में हुआ है। बाद में रुद्रदामन ने अपने खुद के खर्चे थे, खुद के खर्चे से, अपने खुद के राजकोष से नहीं लिया पैसा, निजी खर्च से, अपने खुद के खर्च से, अपने खुद के पैसे से इस झील की मरम्मत करवाई। और इस क्वेश्चन पर मैंने इतना जोर इसलिए दिया है कि यह क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में प्री में पहले पूछ चुका है कि अपने निजी कोष से सुदर्शन झील की मरम्मत करने वाला व्यक्ति कौन था। सुदर्शन झील से 4 लोग जुड़े हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य निर्माता, उसके अशोक उसका पौत्र था, उसका पोता था, अशोक ने उसकी मरम्मत करवाई। फिर रुद्रदामन जो कि शक वंश का था, किस वंश का था, शक वंश का था, यह विदेशी वंश था भारत का, शक वंश का था, इसने अपने निजी कोष से उसकी मरम्मत करवाई। बाद में स्कंदगुप्त, गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने भी उसकी मरम्मत करवाई। बस इसके बारे में विशेष यह है कि एक तो इसने जो सुदर्शन झील है अपने निजी कोष से, अपने खुद के पैसे से उसकी मरम्मत करवाई। दूसरी बात की जो जूनागढ़ अभिलेख है यह पहला संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है। इससे पहले सारे अभिलेख हमारे यहां प्राकृत भाषा में मिलते थे। किसमें, प्राकृत में। यह किसमें मिला हमें, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है, याद रहेगी बात। और असुघोष पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा में अपनी पुस्तकें लिखी। और जूनागढ़ अभिलेख पहला अभिलेख है प्राचीन काल का जो संस्कृत भाषा में है। इससे पहले जो अशोक के अभिलेख या किसी कोई अन्य अभिलेख हैं वो सारे आपके प्राकृत भाषा में है। और किसमें ये जूनागढ़ अभिलेख, ये संस्कृत में है।
रुद्रदामन का है। रुद्रदामन ने संस्कृत में लिखा है सब अपना ना, एक या अभिलेख है उसमें सबका अलग अलग लिखा हुआ है। ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य है, फिर नीचे अशोक है, फिर स्कंद गुप्त, ये आपका ये रुद्रदामन, इसका संस्कृत में लिखा हुआ है, फिर आपका प्राकृत में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से चलिए, ये तो आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए साइंस का आ गया, साइंस क्वेश्चन आ गया। साइंस वाला क्या कह रहा है, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन्स के कम होने से होता है। अभी तो ये लोग समझे नहीं होंगे डायबिटीज मेलिटिस वास्तव में क्या है। वास्तव में जो डायबिटीज है, डायबिटीज ये दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो जो मेलिटिस है ये टाइप 2 को कहते हैं। किसे कहते हैं, टाइप 2 को। डायबिटीज मेलिटिस जो है ना वो टाइप 2 है एक प्रकार से। और आप जानते होंगे डायबिटीज किसकी वजह से होती है, इंसुलिन की कमी से होती है। किस कमी से, इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन एक हार्मोन्स है, ग्लूकागोन भी हार्मोन्स है, थायरोक्सिन भी हार्मोन्स है, और एक्स डायसोम भी हार्मोन्स है। इंसुलिन हार्मोन्स हमारे अग्नाशय पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। किन कोशिकाओं से, बीटा कोशिकाओं से निकलता है। और हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो अतिरिक्त ग्लूकोज है, उसे ग्लाइकोजन में बदलकर, किसमें, ग्लाइकोजन में बदलकर हमारे लीवर के पास इकट्ठा करता रहता है। याद रहेगी बात, किसके पास, लीवर के पास। देखो मैं कैसे करता हूं, जो इंसुलिन हार्मोन्स है, जो आपका इंसुलिन हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स का काम करता है। एक्चुअली हम ना जो ग्लूकोज खाते हैं, हम लोग दिन भर में बहुत सारा ग्लूकोज ले लेते हैं। आलू खाओ, रोटी खाओ गेहूं की, या आप चावल खाओ, कोई भी खाओ, उनमें सबसे ज्यादा मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है। हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो तुरंत ऊर्जा देने वाला होता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है आपको, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा देता है। लेकिन समस्या क्या है, हम उतना काम नहीं कर पाते, हम उतनी कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाते। तो इंसुलिन हार्मोन्स क्या होता है, जो एक्स्ट्रा आपका जो ये है क्या नाम, बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट चली गई, जो ग्लूकोज चला गया, या क्योंकि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की होती है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। हम इन तीनों को लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, जब ये जाती है पेट के अंदर, तो हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले होता है। हमारी मुख में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, स्टार्च का पाचन, क्योंकि स्टार्च पॉलीकार्बोहाइड्रेट है, वो हमारे मुख से पचना शुरू होता है, अर्थ हम उसको नीचे ले जाते हैं। तो जब वो ग्लूकोज में टूट जाती है तब हमारी ब्लड में मिलती है। जब ग्लूकोज में टूट गई और वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बची बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, जो हमने बर्न नहीं करी, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये इंसुलिन ग्लाइकोज में बदलकर, किसमें, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में बदलकर हमारे लीवर के पास, यानी हमारे यकृत के पास, हमारे यकृत के पास, लीवर के पास एकत्रित करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है इंसुलिन हार्मोन्स, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है। और जब हम कभी कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं, या हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को 24 घंटे एनर्जी चाहिए। हम सो रहे हैं ना, तो भी हमको ऊर्जा चाहिए। हमारा दिमाग क्या शांत होता है, बिल्कुल नहीं। हमारे दिमाग को बहुत सारा काम करना पड़ता है। सोते समय भी, सपने में जाते हो आप, सपने में किसी को देखते हो, निहारते हो, बात करने का प्रयास करते हो, ठीक ना, तो उससे क्या होता है, बात कर नहीं पाते, पर दिमाग तो चल रहा है ना, हार्ट चल रहा, आपका दिल चल रहा, फेफड़े चल रहे, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा, हार्मोन्स चल रहे, लगातार बॉडी काम कर रही, सेल्स खत्म हो रही, सेल्स बन रही, तो एनर्जी चाहिए, नहीं चाहिए। ये एनर्जी हमको रात में भी चाहिए। तो रात में कहां से, कुछ खाते थोड़ी आप, सोलह घंटे बाद चले भाई डाल दे मुंह में, ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसा इसलिए नहीं होता, नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो लीवर के पास रखी हुई है, उसको हमारा ग्लूकोगोन हार्मोन्स, जो कि अल्फा कोशिकाओं से निकलता है पैंक्रियाज की, वो ग्लूकोगोन इस ग्लाइकोजन को, जो लीवर के पास रखी हुई है, इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल देता है। किसमें, ग्लूकोज में। तो जब ये वापस ग्लूकोज में बदल गया ग्लाइकोजन, तो बॉडी को ऊर्जा मिल गई। ये काम 24 घंटे बिना रुके बिना टिके चलता रहता है। ये काम इंसुलिन और ग्लूकोगोन दोनों करते हैं। अग्नाशय जो होता है हमारा, अग्नाशय, हमारा जो अग्नाशय होता है पैंक्रियाज, उसके ऊपर लैंगरहंस द्वीपिका, लैंगरहंस
दीपिका नामक एक ग्रंथि लगी होती है, उस ग्रंथि से निकलता है इंसुलिन भी। इसमें 3 तरह की कोशिका होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। अल्फा से निकलता है ग्लूकागोन, बीटा से निकलता है इंसुलिन, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा आपका जो है सिमेट्रोकुस करके निकलता है, वो गामा से निकलता है, ये एक्सडाइसन, ठीक है ना। चलिए खैर, तो ये हमारा जो ग्लूकोज है, ये बता देना आपको, लैंग्वेज दीपिका से निकलता है, गनाशय से। तो ये तो हो गया इंसुलिन का किसका काम, ग्लूकागोन का काम। अब ये पूछ रहा है डायबिटीज मिलिटस यानी टाइप 2 किसके कम होने से होती है, इंसुलिन के कम होने से। अगर इंसुलिन कम निकलेगा, कम है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, क्या वो ग्लाइकोजन में बदलेगा, नहीं बदलेगा। जब ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो ब्लड में ग्लूकोज क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। वही डायबिटीज है, वही शुगर है, वही क्या डायबिटीज या वही क्या शुगर है, तो उसी को बोलते हैं टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 में अंतर यह होता है, टाइप 1 क्या होता है ना, आप टाइप 1 क्या होगी और टाइप 2 क्या होगी, ये देख लो आप पहले, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होती है वो मेनली जो होती है ना बच्चों, जिसमें इसमें थोड़ा बहुत इंसुलिन बनता रहता है, वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होता। वो अगर हल्का फुल्का परहेज करेगा या कोई छोटी मोटी टैबलेट खाता रहेगा उससे इंसुलिन जो है कंट्रोल में रहेगा, आपका पर्याप्त रहेगा। तो टाइप 1 जो होती है वो अधिक खतरनाक नहीं होती, वो छोटी मोटी दवाइयों से परहेज से रुक जाती है। टाइप 2 जो होती है डायबिटीज मिलिटस, ये खतरनाक होती है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, इसमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता, इसमें आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा आपकी नाभि के द्वारा। छोटी सुई होती है, दर्द नहीं होता ज्यादा, नाभि में लगाते हैं, सीधा पैंक्रियाज तक पहुंचता है और सीधा पूरे शरीर में वो फैल जाता है, ठीक ना। तो ये होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो होता है बच्चों एक हार्मोन्स है, क्या है हार्मोन्स, इसकी प्रकृति प्रोटीन की होती है, इसीलिए इसकी टैबलेट नहीं बनती। क्या होते हैं इसके, इंजेक्शन होते हैं। क्यों नहीं अभी तक इसके भाई गोल टैबलेट, अब टैबलेट बनी है इसकी, पर उन टैबलेट से 100% लाभ नहीं मिलता, क्योंकि ये इंसुलिन हार्मोन्स एक प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है ना इंसुलिन हार्मोन्स, ये प्रोटीन होने की वजह से पहले हमारे मुख में यानी हमारे अग्नाशय में, हमारी छोटी आंत में पचने लगता है। जब ये पचने लगता है ना हमारी आंत के अंदर, तो ये पचने के बाद इसका बहुत कम हिस्सा हमारे ब्लड में मिल पाता है, कुछ मल में चला जाता है, कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है। यानी अगर आप टैबलेट खाओगे तो आप किसी कोई भी दवाई लो, कोई भी सोल्ट लो, इंजेक्शन लगाओगे तो तुरंत पॉइंट तो कुछ सेकंड में ही वो आपके हार्ट में और हार्ट से पूरे शरीर में, और तुरंत आपको काम करना शुरू कर देगा। प्रोटीन जो होगा जब शरीर में जाएगा तो धीमे धीमे पहले टूटेगा, पचेगा, तब आपके ब्लड में मिलेगा। तो इसलिए इंसुलिन की ना टैबलेट नहीं बनाई जाती, क्या होते हैं सीधे इंजेक्शन होते हैं कि ब्लड में जाएंगे सीधा काम करेंगे। तो डायबिटीज मिलिटस होती है टाइप 2 है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, ये बिना इंसुलिन के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, ठीक ना, ये होती है। तो किस कमी से होगी वो, कम होने से, इंसुलिन के कम होने से। अगर इंसुलिन बढ़ जाए तो भी खतरनाक है। अगर इंसुलिन बढ़ जाता है तो जो हमारे जो चाहिए ग्लूकोज उसको भी ग्लाइकोजन बदल देगा। देखिए आप तो थोड़ा बहुत खतरनाक है। कम हो रहा है तो भी समस्या, डायबिटीज हो जाएगी। ज्यादा हो गया तो हाइपोग्लासीमिया, क्या होता है ज्यादा से इसके, अगर ज्यादा हो जाइए, अगर ज्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं हाइपोग्लासीमिया। हाइपोग्लासीमिया ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसमें ग्लूकोज का लेवल गिर जाता है, और जब ग्लूकोज का लेवल गिरता है तो हमारे अंग काम करना बच्चों बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब हमारे अंग काम नहीं करेंगे, हार्ट फेफड़े काम नहीं करेंगे, तो समस्या ज्यादा आ जाएगी। तो समस्या ज्यादा आ जाएगी, ठीक ना। तो हाइपोग्लासीमिया अधिक खतरनाक है। अगर ग्लूकोज लेवल गिर जाए ना तो वो बचना मुश्किल होता है। अगर किसी वृद्ध को हो जाए जो कि 80-90 साल का, उसकी ग्लूकोज गिर जाए, अगर उसको हाइपोग्लासीमिया हो जाए तो फिर तो टाइम टाइम फीस होना ही होना है। ग्लूकोज गिरने का मतलब है कि आपकी बॉडी के जो अंग हैं वो कम काम करेंगे, और जहां एक बार, और बुढ़ापे में तो वैसे ही तुक्का लगा रहता है, बस काम करते रहते हैं अंग। तुक्का अगर किसी दिन तुक्का नहीं लगा, हार्ट का ब्रेन का संपर्क नहीं हुआ, अक नहीं भाई मैं तो ऊपर से हूं तुम नीचे से हो, हमारा कोई संपर्क नहीं है, अट्टा है ना, इस तरह का मामला होता है। तो हाइपोग्लासीमिया क्या और भी खतरनाक है, ये इंसुलिन की अधिकता से होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि देखो आप सर, यही क्वेश्चन है नेक्स्ट भी इसी तरह का
निम्नलिखित में किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? बताया आपको, क्या नाम, बीटा कोशिकाओं से होता है। कहां से? बीटा से। अल्फा से होता है ग्लूकोगोन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन्स के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अभी बताया मैंने आपको इंसुलिन हार्मोन्स क्या है। एक प्रोटीन है, ये क्या है? प्रोटीन। स्टेरॉइड नहीं होता ये, ध्यान रखना। स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन सा होता है? जो उत्तेजक होते हैं, तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं आपको, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स, जो है ना जनन अंग हार्मोन्स है हमारे, वो हार्मोन्स। और आपका सबसे बड़ा हार्मोन्स तो कौन सा स्टेरॉइड? कौन सा? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन्स, जो कि आपकी किडनी के ऊपर दो ग्लैंड्स लगी होती है, ग्रंथियां लगी होती हैं, जिन्हें बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, उनसे निकलने वाला हार्मोन्स एड्रीनेलिन हार्मोन्स है। वो सबसे बड़ा स्टेरॉइड है। वो तो एकदम बिल्कुल आपातकालीन, जब ना मौत निश्चित होती है या मौत बहुत नजदीक होती है, तब वही लगाते हैं। वो एकदम पुतली फैला देगा, ब्लड सर्कुलेशन एकदम तेज कर देगा, जहां तक ब्लड नहीं पहुंच रहा वहां भी ब्लड पहुंच जाएगा। वो होता है स्टेरॉइड। तो इंसुलिन स्टेरॉइड नहीं होता, ये प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित नहीं होता। होता है स्टेरॉइड तो है ही नहीं है, ये भी बात नहीं है, ठीक है ना। इंसुलिन क्या करे? इंसुलिन एक कोलेस्ट्रॉल प्रेरित हार्मोन है जो मानव शरीर को दिया जाता है। क्या ऐसा है? क्या है? ऐसा है क्या ये हार्मोन्स? देखिए ये चौथा आ गया ऑप्शन। क्या कह रहा है ये चौथा ऑप्शन? इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। बिल्कुल, प्रोटीन भी है और मानव शरीर में बनता भी है। तो कौन सा आंसर होगा? चौथा होगा। कोलेस्ट्रॉल प्रेरित हार्मोन्स भी नहीं इंसुलिन, ऐसा थोड़ी है, ठीक ना। कोलेस्ट्रॉल बच्चों कहां बनता है? शरीर के अंदर, जानते हैं आप? कोलेस्ट्रॉल भी एक हार्मोन है बॉडी का, बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम करता है। और हमारे लीवर में बनता है, हमारे यकृत में बनता है। लीवर, यकृत, जिगर एक ही बात है तीनों। लीवर कह लो, यकृत कह लो या जिगर कह लो। बोलते नहीं जिगरा देखा भाई का जिगरा, तो जिगरा हार्ट नहीं होता है, लीवर होता है जिगर। अगर हम कहें कि लड़ाई हो रही है, ए तेरा तूने देखा मेरा लीवर कैसा है, मेरा यकृत कैसा है, बात नहीं बनती है ना। पर्यायवाची है उसका। तो पर्यायवाची पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं होते हैं। अगर जहां पानी बोलोगे तो वहां पानी ही बोलोगे, जल नहीं बोलोगे। होना कैसे? ए भैया जरा जल लाइएगा, नहीं, पानी। अब भगवान को पानी चढ़ा दो, नहीं, जल। तो जहां जो शब्द इस्तेमाल होता है वहां वही होता है। जिगर का मतलब लीवर होता है। अब तूने मेरा जिगरा नहीं देखा, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, तो वहां वो गाने के लिए, तो वहां हार्ट नहीं, आपका लीवर होता है। तो जिगर मतलब लीवर, और वही बनता है कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स। चलिए काम क्या करता है बाद में देखते हैं इसको। एक जाति एक धर्म, ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति कौन थे? हैं? है याद कुछ? एक जाति एक धर्म और ईश्वर में, एक ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति श्री नारायण गुरु थे। कौन थे? नारायण गुरु, जिन्हें दक्षिण भारत में समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने आंदोलन चलाया था निम्न जातियों के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता किसे बोला जाता है? कौन है पिता? सैयद अहमद खां? नहीं, ये बंगाल में नहीं थे, सर सैयद अहमद खान है। ये सर सैयद अहमद खान, ये जो सर सैयद अहमद खान है बच्चों, ये मुस्लिम आंदोलन से जुड़े तो हैं, पर ये अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन से जुड़े हैं। ये मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाना चाहते थे। पहले तो ये राष्ट्रवाद के समर्थक थे, भारतीयता के समर्थक थे, लेकिन अंग्रेजों के प्रभाव में आने के बाद बच्चों ये जो थे अंग्रेज परख हो गए थे। और इन्होंने एक स्कूल खोला था अलीगढ़ में, मोमडन ओरिएंटल एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने अलीगढ़ में की थी। तो अलीगढ़ में की, और उसके उसका एक प्रिंसिपल एक बार एक अंग्रेज भी था, बड़ी हेल्प करी अंग्रेजों ने। एक्चुअली सर सैयद अहमद खान जो थे 1857 के विद्रोह में बिजनौर के अमीन थे, और 57 के विद्रोह में इन्होंने समर्थन किया था क्रांतिकारी आंदोलन का। एक बड़े राष्ट्रभक्त देशभक्त थे। लेकिन एक डब्ल्यू हंटर हुए, उनकी पुस्तक आई थी डब्ल्यू हंटर की, इंडियन मुसलमान।
इंडियन मुसलमान। ये पुस्तक किसकी है बच्चों, याद रखना, ये पुस्तक जो है ये डब्ल्यू हंटर की पुस्तक है, डब्ल्यू हंटर की। उसने इस पुस्तक में कहा कि भारत में सबसे बड़ी समस्या अंग्रेजों के सामने हिंदू मुस्लिम एकता है, इसे तोड़ा जाए। तो उन्होंने देखा सॉफ्ट कॉर्नर कौन सा है, अब जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना, हमारा सॉफ्ट कॉर्नर सर सैयद अहमद खां है। कौन है, सर सैयद अहमद खां। इसे पटा लिया और इसको जो है लालच दिया, अब हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। और सर सैयद अहमद खां जो थे ये फिर मुस्लिमों अंग्रेजों के पक्षकार बन गए। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया, ठीक ना। और वही जो मोहम्मदन एंग्लो इंटर कॉलेज था उसी को फिर बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बना गया, ठीक ना। चलिए, ये तो वो थे। अमीर अली छोड़ दीजिए। नवाब अब्दुल लतीफ खां ये थे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता। नवाब अब्दुल लतीफ खान ने बंगाल के अंदर मुस्लिमों में आई हुई बुराइयों को, गैर मुस्लिम परंपराओं को समाप्त करने का आंदोलन चलाया था। किसने, नवाब अब्दुल लतीफ खान, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसने किसे पश्चिम भारत का पुनर्जागरण का जनक कहा था। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, महागोविंद रानाडे। महागोविंद रानाडे ये भारत, पश्चिम भारत यानी महाराष्ट्र के थे महागोविंद रानाडे। पुनः सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, प्रार्थना समाज और पुनः सार्वजनिक सभा जुड़े व्यक्ति हैं। और इन्हें पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत या उनके जनक कहे जाते हैं। कौन, भारत में जो पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं, ठीक ना, वो हैं राजा राम मोहन राय। भारत में मार्टिन लूथर किंग बोलते हैं दयानंद सरस्वती को, दयानंद सरस्वती को, ठीक ना। हिंदुओं का तूफानी नेता बोलते हैं विवेकानंद जी को। हम पढ़ेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे इन सब के बारे में, क्योंकि अब तो प्रैक्टिस सेट है तो बहुत सारी बातें तो नहीं हो सकती, आधे घंटे तक कितना इतिहास पढ़ा देगा कोई। महागोविंद रानाडे को बोलते हैं भारत के पुनर्जागरण का जनक या अग्रदूत। बीएम मालाबारी समाज सुधारक थे, बहराम जी मालाबारी पूरा नाम है। इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए और बाल विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए। आर जी भंडारकर ये भी महाराष्ट्र में इनसे जुड़े हुए थे, ठीक ना। चलिए, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना करने वाली महिला कौन थी। देखिए, एनी बेसेंट थी क्या, नहीं। एनी बेसेंट तो भारत के अंदर जो आपका एक प्रकार का जो है ना बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वो पहले एक स्कूल था, ठीक ना, उसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी बनारस के अंदर, ठीक। अब वही कॉलेज बाद में क्या बना, क्या नाम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1920 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। तो एनी बेसेंट तो आयरलैंड की थी, उत्तरी आयरलैंड की, और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हुई थी। 1893 में भारत आई थी और विवेकानंद से प्रभावित होकर भारत में आई थी। और एनी बेसेंट ने भारत में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत में एक होम रूल लीग आंदोलन चलाया 1916 में, होम रूल लीग आंदोलन, स्वशासन आंदोलन बोलते हैं इसको, जिसकी प्रेरणा उन्होंने उत्तरी आयरलैंड से ली थी। किसने, एनी बेसेंट ने, ठीक। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली पहली महिला थी, पहली भारतीय महिला नहीं, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। और पहली अंग्रेज महिला नल्ली सेन गुप्ता, वो थी पहली अंग्रेज, ठीक ना। तो ये ना जो महिला समाज की स्थापना, पंडित रमाबाई, कौन थी, पंडित रमाबाई। भागनी निवेदिता तो आप जानते होंगे कौन थी, स्वामी विवेकानंद की सबसे नजदीकी शिष्या थी, जिन्होंने विवेकानंद के उपदेश को उनके मृत्यु के बाद प्रचारित किया। सिस्टर निवेदिता बोलते हैं इनको, सिस्टर निवेदिता। इसे जानते हैं आप, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही, ठीक। चलिए, इसका आंसर है पंडित रमाबाई। अंतिम 2 दशक में बहराम जी मालाबारी, मैंने भी बताया आपको इनके बारे में। तो महिला के नाम, ये विधवा श्रमिक नहीं, कम आयु की लड़कियों के लिए यानी बाल विवाह के लड़े। किसके लड़े, बाल विवाह के लिए। किसने भारतीय दिवाला, हाँ ये देखिए करंट क्वेश्चन आ गए, करंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किसने भारतीय दिवाला और शोध अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में फरवरी को पद ग्रहण किया। आकाश मित्तल नहीं, रवि मित्तल है। कौन है, रवि मित्तल हैं। ये बोर्ड क्या है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड। इसकी स्थापना बच्चों 2016 में हुई है, 2016 में हुई है। ये ना जैसे ना भारत में करप्शन करते हैं, विजय माल्या,
नीरव मोदी, है ना, नीरव मोदी, विजय माल्या, तमाम ऐसे लोग जो इन्होंने यहां करप्शन किया और भाग गए बाहर। तो ऐसे जो कॉर्पोरेट घराने हैं वहां पर जो करप्शन होता है, उनका जो दिवालिया होता है, उनका दिवालापन, वही दिवालापन जो आप समझ रहे वही दिवाला है ये। और शोधन अक्षमता, बोर्ड के अध्यक्ष, तो अगर कोई कॉर्पोरेट है उसका दिवालिया घोषित करना है, उसको उसकी संपत्ति सरकार जब्त करेगी, या जो पब्लिक उसने जो पैसा दिया हुआ है उनको वो बांटेगी, तो ये बोर्ड उसके लिए उन चीजों को आसान बनाता है। क्या करता है? उनको आसान होता है। 2016 में इसकी स्थापना हुई और रवि मित्तल इसके फरवरी में अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रोफेसर शांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोफेसर शांति धुले पूड़ी पंडित किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। यहीं से पढ़ी है मैडम जी, और यहीं की पहली महिला वीसी बनी है, वाइस चांसलर बनी है। जन्म इंपोर्टेंट है, जन्म रूस में हुआ था 1962 में। 1962 कहां हुआ था जन्म? रूस में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग में जन्म हुआ था, और अब जो बनी है वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की महिला कुलपति बनी, पहली महिला कुलपति है। जेएनयू यूनिवर्सिटी सबसे टॉप यूनिवर्सिटी भारत की है, जेएनयू। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2022 में, अच्छा, कक्षा 1 से लेकर, बच्चे 7 नहीं, यहां पर 5 है, के 5 तक, 1 से 5 तक के छात्रों के लिए ओपन एयर क्लासरूम कार्यक्रम प्रिय शिक्षालय बनाया। प्रिय मतलब ना पड़ोस, पड़ोस यानी पड़ोस मतलब पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोस मतलब पड़ोसी। ये कार्यक्रम पश्चिम बंगाल सरकार ने चलाया है। कैसे बताता हूं आपको? कोरोना के काल में अधिकतर, क्योंकि बंगाल में कोरोना काल बहुत लंबा खींचा है, चुनाव के बाद तक भी बहुत बुरी स्थिति रही, तो प्राथमिक विद्यालय लंबे समय तक बंद रहने की वजह से ममता बनर्जी ने खुले में स्कूल चलाने के निर्णय लिया है। तो खुले में जो स्कूल चलाने का निर्णय, उससे बोलते हैं प्रिय शिक्षालय। उसके लिए क्या कहना उसने, अब जो स्कूल बहुत दूर है, बच्चे दूर पढ़ने आते थे, अब वो दूर नहीं जाएंगे, बल्कि वहीं आसपास में कोई मैदान होगा, शिक्षक जाएंगे और शिक्षक वहीं बच्चों को बुलाएंगे, जो आसपास के बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं वो बैठेंगे और उनको वहीं पढ़ाया जाएगा, खुले में ही। उसके लिए जरूरी नहीं है अब वो जो दूर है वो स्कूल वहीं जाया जाए, तो पड़ोस में या पड़ोस में जो खाली मैदान होगा वहीं बच्चों को बैठाकर पढ़ा दिया जाएगा। तो ये किसी के, पश्चिम बंगाल सरकार ने किया। बीजेपी ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया है कि ये सुरक्षा को लेकर बड़ी, क्योंकि जानते हैं पश्चिम बंगाल में बड़ी समस्याएं हैं सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था ध्वस्त रूप में है, तो ये पश्चिम बंगाल कार्यक्रम है। ठीक है, चलिए। नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर 6 मार्च मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? जानते हैं कहां पर? पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने। इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो किस देश में मार्च 2022 में 7.3 का भूकंप आया है? जापान। जानते हैं रिंग ऑफ फायर पर बसा हुआ है, ये सारे देश रिंग ऑफ फायर पर बसे हुए, अग्नि वलय पर बसे हुए। इंडोनेशिया बसा हुआ, फिलीपींस, जापान, उत्तरी कोरिया। रिंग ऑफ फायर बच्चों कहां से शुरू होती है? पेरू से शुरू होती है, साउथ अमेरिका से, और वहां से होती हुई कैलिफोर्निया होती हुई ऐश जाती है आपकी, और जापान उस रिंग ऑफ फायर के बीचों बीच बसा हुआ है। तो बेचारे में बहुत भूकंप आते हैं। 7.3 का भूकंप आया, सुनामी भी आई। फुकुयामा जगह पड़ती है, फुकुयामा, जो वहां का इसका परमाणु प्लांट भी है, जो वहां से ऊर्जा बनाता है, उस पर सुनामी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा उस प्लांट को, उसमें आग भी लगी है प्लांट में, ठीक ना। तो जापान में 7.3 का भूकंप बहुत ज्यादा तगड़ा होता है। ठीक बच्चों, तो ये थी आज की क्लास आपकी स्टैटिक जीके की। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों, वो स्टैटिक जीके की होगी। कल को फिर हिंदी क्लास होगी, और कल को क्लास चलेगी संविधान की, भाग 2 नागरिकता, कंसेप्ट के साथ। पहले कंसेप्ट और फिर अगले दिन उसकी प्रैक्टिस चलेगी, यानी पहले कंसेप्ट फिर प्रैक्टिस, फिर कंसेप्ट फिर प्रैक्टिस, ताकि आपको कंसेप्ट भी पता रहे और उससे क्वेश्चन निकालना भी आपको आते हो। जो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, क्योंकि अभी चल रहा है हमारा प्रोग्राम लगातार, अभी प्लेटफॉर्म पर जारी है, आपका सहयोग जारी है, हमारा कर्तव्य जारी है, हमारा परिश्रम जारी है, और आपका परिश्रम भी जारी है। ठीक है बच्चों, कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।